जगह तो रुकते नहीं है तुम, कभी वहां कभी क्या, तो उधर बैठा इसी दिन सोच रहे हैं यहाँ भी बच्चे हैं भाई, बैच बहुत बन रहे हैं ना सुपरवाइजर और ये सब। चलो क्या पढ़ रहे लास्ट बोलो। वायु चरण पढ़ना है ऐसा? कौन सी पढ़ी आज? किसका? पढ़ो पढ़ो, आपके पास वर्सिटैलिटी है, दुनिया भर के लोग हैं तो उसका बेनिफिट लेना चाहिए ना। देखो चरण पे डिस्कस कर रहे थे अपन, जल द्वारा और वायु द्वारा। जल द्वारा को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं फिर वायु पे चलते हैं। जल द्वारा अपन ने एक ट्रिक पढ़ी थी, कौन सी थी? बहुप्रीना, ठीक है। बौ यानी के बौछार, प यानी के परत, नी यानी के ना यानी के अवनालिका, और रे यानी के रेवांश, अंत माता है भूस्खलन। किसान की मृत्यु किसको कहते हैं? वेरी गुड। और उपजाऊ मृदा किसका नुकसान होता है? परत क्षरण के अंतर्गत होता है। अनदेखा क्षरण किसको कहते हैं? परत क्षरण किसका अग्रिम रूप है? पानी की तेज बूंदों के साथ मृदा के कण अलग होना, उंगली नुमा संरचना बनना। क्या भूपरिष्करण से सही कर सकते हैं? गली को कर सकते हैं क्या? भूस्खलन में ढलान कितने परसेंट से ज्यादा है? 9% से ज्यादा। कितने परसेंट से ज्यादा? ठीक है, ये अपन ने जल द्वारा चरण पढ़ा था, ठीक है। अगर कारक की बात आती है, क्या कारक है? तो आपके जलवायु प्रमुख कारक, उसके अलावा फसल, ठीक है, ये मृदा, ये सभी आपके कारक हैं। फिर अपन बात करते हैं चरण किसके द्वारा? वायु के द्वारा। वैसे कल शायद डिस्कस कर लिया था अपन ने विंड इरोजन। मेन तो क्या है, जो फसलें आप पढ़ रहे हो, पढ़ोगे आगे जाके जैसे भी, विशेष रूप से एक तो जो फसल अपन पढ़ रहे हैं उसके अपन को वानस्पतिक नाम सबको याद होने चाहिए। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट फसलें हैं जिनमें पहले एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, जिसमें जैसे बात आती है किसी के पुष्प क्रम, जैसे सरसों का है ना, जैसे पर्टिकुलर किसी के पुष्प क्रम आपको याद होना चाहिए। कुछ एक आध फैमिली है, जिस फैमिली में मालवेसी, टीलियसी और सोलेनेसी फैमिली आती है, उनकी फैमिली याद होनी चाहिए आपको। फैमिली का दूसरा या तीसरा नाम अलग अलग क्या होता है, जैसे लेग्यूमिनेसी, पेपिलोनेसी, फेबियसी, ये नाम याद होने चाहिए। वर्गीकरण बता रहा हूँ आपको, है ना। अब जब जैसे कोई फसल पढ़ रहे हैं तो उसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस यानी कि आर्थिक महत्व आता है, क्वेश्चन वहां से बनता है आपका। दूसरा क्वेश्चन आपके बन जाता है तो वो डिजीज से बनता है। किससे बनता है? वेराइटीज में जो गिनी चुनी पॉइंटेड वेराइटी है इंपोर्टेंट, वो ही पढ़नी है। नहीं याद हो रही तो आप छोड़ देना, क्योंकि वो अगर आता है तो फिर ऐसी वेराइटी, लेकिन विशेष रूप से किसी वेराइटीज की ट्रिक होती है, तो जैसे तो चने की होगी हमेशा, WCC या आपके HHB, ये अगर रहती हैं तो आपके बाजरे की रहती है ना। ऐसे फिक्स याद रखो कुछ कुछ की। आपके TM करके आ रही तारा मीरा की होती है, MT आती है तो मेथी की होती है, राज करके आ रही तो वीट की होती है, ठीक है। CSB SPB ऐसे करके आ रहा है तो आपका CSS तो ये ज्वार की होती है। वेराइटी जब आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगी, तो ऐसे फिक्स पहले से दिमाग के अंदर रख लेना। और किसी फसल के अंदर कौन सा तत्व पाया जा रहा है, या किसी फसल के अंदर पर्टिकुलर, जैसे मान लो सुनहरा धान है तो सुनहरा धान के जनक कौन है, सुनहरा धान किसका स्रोत है, ऐसे ही क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, ज्यादा कोई विशेष नहीं आएंगे। और पहले बता रहा हूँ वानस्पतिक नाम से 2 क्वेश्चन, ठीक है। और कुल फैमिली भी गिनी चुनी की, सोयाबीन की पूछ लेते हैं आपके, इधर से सूरजमुखी की पूछ लेते हैं, कुसुम की पूछ लेते हैं, आपके फालसा की पूछ लेते हैं, भिंडी वाली, उधर से इधर जूट, ठीक है। जूट की कौन सी है? पहले थी मालवेसी है ना। फालसा की कौन सी है? ठीक है, चलो। तो ये थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ नहीं है। पर फसलें जब पढ़ोगे नहीं ना, रोज अगर फसलों को आपने नहीं पढ़ा तो एक साथ इतना इकट्ठा हो जाएगा, बिल्कुल भी याद नहीं होगा। ये बहुत मामला टिपिकल पड़ेगा। तो जैसे ही फसलें कोई कोई भी पढ़े, अगर किसी ने पढ़ाई और अपन ने नहीं पढ़ी 3-4 दिन तक, तो फिर वो ऐसा लगेगा फसलें समझ में नहीं आ रही।
अगर रोज नहीं पढ़ी तो रटने वाला मामला है पूरा का पूरा 101%। ठीक है, पूरा रटने का मामला है, कुछ ऐसा विशेष नहीं। अब किसी मक्का का वर्गीकरण है तो है, उसमें समझेंगे क्या, क्लिंट कौन है, डेंट कौन है, तो इसमें समझना क्या, तो ऐसी चीज है तो थोड़ा सा रटने पे ज्यादा फोकस रखना। वायु द्वारा चरण की अपन बात करते हैं प्रकार की, तो जिसमें सबसे पहले अपन कणों के आधार पे मैं लिख रहा हूं, बाकी सबसे पहला सॉल्टेशन होता है ना, सस्पेंशन, जिसका नाम क्या होता है, निलंबन। खाली देख लो, भी लिखना मत है ना, निलंबन। दूसरा अपन बात करें सॉल्टेशन, सॉल्टेशन को क्या बोलते हैं अपन, उच्छलन। तीसरा सतह सर्पण, जो क्रीप होता है, लुढ़कना, क्रीपिंग, ये आपके पॉइंट्स की बात होती है। अब चलते हैं आगे। निलंबन में अपन ने बात की थी कि जब इसके कण हजारों किलोमीटर तक जा सकते हैं, इसका मतलब है कणों का आकार क्या होगा, सबसे कम होगा तो कितना, 0.1 mm से कम कणों का आकार। अब हम बात करते हैं क्षरण की, कि कितना परसेंट क्षरण होता है। तो परसेंटेज आप याद रखना, वो परसेंटेज आती है आपके जो कण है उनके भार की। परसेंटेज आप ओवरऑल क्षरण की नहीं निकलेगी, वहां परसेंटेज जो निकलती है कणों के भार की निकलती है। ये कितने कण भार के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, तो तीनों में से जो सबसे कम मात्रा में जाते हैं वो किससे जाएंगे, भले ही हजारों किलोमीटर तक जाएंगे, लेकिन कण का आकार कितना है, 0.1 mm से भी कम। तो इसका मतलब क्षरण इसके द्वारा क्या होगा, कम होगा। तो कितना परसेंट क्षरण होता है, क्षरण, ये क्षरण में से याद रखो किसके आधार पे, कणों के भार के आधार पर 1 से 5% तक। कितना परसेंट। उच्छलन की बात करते हैं, यहां कणों का आकार 0.1 से 0.5 mm। अब क्षरण की बात अगर की जाती है तो इस स्थान पर क्षरण जो सबसे ज्यादा रहता है 50 से 70% तक। कितना परसेंट तक, ठीक है। अब जब कणों का आकार 0.5 mm से भी ज्यादा है, इसका मतलब कणों का आकार बहुत ज्यादा है, लुढ़कते हुए जाएंगे, तो इसका मतलब ज्यादा गति भी नहीं कर पाएंगे और क्षरण ज्यादा भी नहीं होगा। तो होगा भी तो वो भार के आधार पर थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है, 5 से 25%। कितना परसेंट, 5 से 25%, 25, ठीक है, एवरेज आता है। इस एवरेज को हम ऐसा नहीं कह सकते कि 25 है, ऐसा नहीं कह सकते 20 है, 5 से कितना भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे यहाँ 1 से 5 में कितना भी हो सकता है, बहुत सारी जगह 4 से 5 भी लिखा है यहाँ पर, और वो होगा 1 से 5 के बीच में। ये आपका था कि भैया कणों का आकार कितना होता है और कितना परसेंट क्षरण होता है। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई ज्यादा विशेष नहीं आता कि कणों का आकार कितना है, क्षरण कितना है, यहाँ कणों का आकार कितना है, क्षरण कितना है, ठीक है, यहाँ क्षरण कितना है, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन क्या पुट होते हैं। वायु द्वारा क्षरण के जो प्रकार है उनमें सर्वाधिक क्षरण किससे होता है, किससे होता है, कणों का आकार सबसे कम कहां होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, हजारों किलोमीटर तक गति जो कण होते हैं वो किस क्षरण द्वारा करते हैं, किसके द्वारा, ये वायु क्षरण खत्म, बस लिखो। ठीक है, कणों का आकार एक क्षरण की मात्रा, लिख लो ऐसे कैसे। ठंडा बनना आ गया।
क्षरण को प्रभावित करने का, मृदा की प्रवृत्ति कैसी है, वायु की गति कितनी है, ठीक है। इसमें सॉल्टेशन के पूछने के चांसेस पूरे रहते हैं ना। ये क्षरण वापस कह रहा हूं किस आधार पे है, कणों के बाहर की मात्रा के आधार पे, है ना। अगर बाहर के आधार पे नहीं हो तो आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा क्षरण फिर किसके आधार पे होगा? अगर वजन के आधार पे अगर अपन बात नहीं करें तो सस्पेंशन से, किससे होगा? सस्पेंशन। तो कणों का अगर बिल्कुल ही कम है, बिल्कुल माइन्यूट, ये तो आपको जब देखेंगे जब, जैसे आप एग्जांपल करिए अपन रूम में बैठे हैं तो सूरज की किरण जहां से आती है तो अपन को टिंडल इफेक्ट जो दिखाई देता है ना, वो तरीके से तो वो कण का आकार है। 1 mm इतना छोटा होता है, 0.1 तो बिल्कुल ही डन। सरफेस क्रीप, सतह सर्पण, देख लिया। चलो अब अपन बात करते हैं क्षरण को रोकने के उपाय की। लिख लिया तुमने? क्षरण को कम करने के उपाय। क्षरण को कम करने के उपाय में दो प्रकार के क्षरण जो है हमको देखने को मिलते हैं। एक तो होता है आपका शस्य नियंत्रण, कौन सा? एक होता है आपका यांत्रिक। शस्य नियंत्रण हमेशा वहां उपयोग में लिया जाता है जहां ढलान कितने परसेंट से कम हो? 2% से कम। और यांत्रिक नियंत्रण या यांत्रिक उपाय वहां उपयोग में लिया जाता है जहां मृदा का ढलान 2% से ज्यादा। ज्यादा रखते हैं क्योंकि 6 नहीं बोल सकते एग्जैक्ट, क्यों? मान लीजिए बेंच टेरेसिंग है तो बेंच टेरिंग तो 16 से 33% होती है। ग्रेडेड बंडिंग है वो 2 से 10% होती है। जिंक टेरेसिंग है 3 से 10% होती है। क्रिब स्ट्रक्चर है वो 40% से ज्यादा होती है। तो अपन फिक्स नहीं बोल सकते है ना। तो चरण को कम करने के उपाय दो प्रकार के हैं, शस्य उपाय और यांत्रिक उपाय, एर्गोनोमिक मेजर और मैकेनिकल मेजर। यानी कि यहाँ किसकी बात होगी? यहाँ बात होगी फसल संबंधी। किससे बात होगी? क्योंकि शस्य यानी कि एर्गोनोमी का मतलब ही क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन, फसल प्रबंधन, ठीक है। यांत्रिक में बात होगी यहाँ हम फसल लगाना या पौधा लगाना अपने पास एडिशनल है, ऐसा कहें कोई कंपलसरी नहीं कि आप यहाँ पौधा लगाओगे या फसल लगाओगे। यहाँ तो बात होगी कि ऐसी संरचना है, जैसे कि मैं आपको देखने को बताऊं कि अगर अपन कहीं से भी निकल के जाते हैं किसी स्थान से, अगर आप पहाड़ी इलाके में घूमने गए होंगे तो ऐसे किसी जगह पे जाली वगैरह लगा देते हैं। या अगर अपन अपना नाथद्वारा हाईवे की बात करें तो जहां से पहाड़ काट रखे हैं ना, तो जहां से पहाड़ काट रखे हैं तो इधर जाली लगा रखी है पहाड़ों में ताकि पहाड़ कट के सड़क पे नहीं आ जाए। तो वो भी एक संरचना है, वो भी क्या उपाय? यांत्रिक उपाय। कैसा उपाय? अगर उसी जगह पे पेड़ लगा दो, पौधे लगा दो तो कैसा उपाय हो गया? समझ आया? तो ऐसे इसके अंदर अलग अलग प्रकार की संरचना, उनके बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले बात करते हैं सस्य की, एर्गोनोमिक मेजर, जिसमें पहला पॉइंट आपका देखने को मिलता है आपको स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग को क्या कहते हैं भाई? पट्टीदार फसल या पट्टीदार खेती। स्ट्रिप का मतलब ही क्या होता है? पट्टी। बताइए किस तरीके से अपने ये समझ में आ सकता है। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ।
बातें नहीं बच्चों। देखो ये जो आपको फसल दिखाई दे रही है, पैटर्न दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं पट्टीदार खेती। क्या कहते हैं? सीधा सा पॉइंट, पट्टीदार खेती क्या होती है? फसलों को पट्टियों में बोना। ठीक है। अब पट्टियां जो है किस प्रकार की रहेंगी? एक पट्टी तो रहेगी जो फसल मृदा क्षरण को बढ़ावा देती है। क्या देती है? और एक पट्टी होगी जो फसल मृदा क्षरण को कम करती है, यानी कि ग्रोइंग टू और मोर देन टू क्रॉप इन विच वन इज रेजिस्टेंस एंड वन इज परमिटिंग। यानी कि एक फसल तो ऐसी होगी जो कि मृदा क्षरण को अनुमति दे, और एक फसल ऐसी होगी जो मृदा क्षरण का प्रतिरोध करे, कम करे। कैसे? मान लीजिए ये जो आपको फसल लगी दिखाई दे रही है, ढलान इस तरफ नहीं है, ढलान ऐसे है। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करना। मान लीजिए ये ढलान है खेत का, यहां अपन स्टार्टिंग में लगाएंगे मेज। क्या लगाएंगे? इसके बाद अपन लगाएंगे सोयाबीन। क्या लगाएंगे? फिर मान लो ओट लगा दी। क्या लगा दी? फिर वापस लगा दी मेज। फिर क्या लगा दी? ऐसे सोयाबीन लगा दी। अब मेज अपन लगाएंगे, जैसा कि अपन जानते हैं कि मेज आप लगाओगे तो निराई गुड़ाई की आवश्यकता ज्यादा रहती है, क्योंकि 60 सेंटीमीटर का स्पेस रहता है। अब मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, कपास, ये सभी ऐसी फसलें जो कहीं ना कहीं मृदा क्षरण को बढ़ावा देती हैं। वर्गीकरण पढ़ाएंगे सर आप, तो उसमें होगा ये, है ना। तो जैसे ही अपने निराई गुड़ाई करेंगे, अगर बारिश जैसी स्थिति पैदा होती है तो मिट्टी कहां आएगी? नीचे आएगी। और सोयाबीन कैसी फसल है? दलहनी फसल है, घनी फसल है, जो कि भूमि को कम समय में ढक देती है। तो मिट्टी कहीं ना कहीं यहाँ रुकेगी, नहीं रुकेगी? तो ये तो अनुमति देने वाली हो गई है ये, समझ आया? तो इन पट्टियों को हम लगाते हैं अलग अलग रेशो में। इसमें लगाते हैं अलग अलग रेशो में। जैसे जहां ढलान 1% है, 1 से 2 है, 2 से 3 है। तो जैसे कि यानी कि यहाँ 1:5 या 1:4 या 1:3, यानी कि 9 पट्टी तो किसकी होगी? जो प्रतिरोध करेंगे। क्या करेंगे? और 45 पट्टी किसकी होंगी? तो ये पट्टी मतलब लाइन की नहीं बात कर रहा है, मीटर की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? यानी कि प्रतिरोध करने वाली कितने मीटर की पट्टी होगी, और अनुमति देने वाली कितनी की? तो इसलिए ये पट्टी 9:45 कोई नहीं पूछता, सीधा अनुपात पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? मैंने आपको ये बताने के लिए बताया, नहीं तो सीधा 1:5 लिख सकता था कि एक फसल तो लगा दी रोकने वाली 5, अनुमति देने वाली। लेकिन लगती कैसे? लगती ऐसे कि 9 मीटर तो कैसे हो गई रोकने वाली प्रतिरोध, और 45 अनुमति देने वाली। फिर इधर ढलान 1 से 2% है तो 6, फिर ये अगर 2 से 3% है तो 13.5। कैसे याद होगा? 1:5, 1:4, 1:3। अब याद करने के लिए तरीका क्या है कि ढलान 2 से 3 है, अनुपात 1 से 3 है। अब बढ़ा दो ऊपर, 1:4, 1:5। इधर ढलान कम होता जाएगा, 2 से 3, 1 से 2, 1। समझ आ गया? वापस बताता हूं कैसे याद होगा। 1% ढलान, 1 से 2%, 2 से 3%। अभी बीच वाली पट्टी छोड़ दो एक बार, है ना। 2 से 3 है तो आप समझ जाइए अनुपात क्या होगा? 1 से 3। अब ऊपर जाओगे तो ढलान क्या हो जाएगा? कम। 2 से 3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 से 2। यहाँ 1:3, 1:1। ठीक है, समझ आया? लिखो लैंग्वेज में मैं बताता हूँ। देखो इस प्रकार के पीछे पीछे कौन सा वाला लिखना है भाई? अच्छा ये वाला। जेट का रिजल्ट आएगा 31 तारीख पे, तारीख दिए जा रहे हैं तो सनी देओल वाला करना पड़ेगा। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। पता नहीं इतनी डेट कैसे दे रहे हैं, हमें गड़बड़ लग रही है। अब ये गलत है ना एक तरीके से, बच्चे तो उम्मीद बना के बैठ जाते हैं बेचारे, कोई केस कर दे तो
हालत खराब हो सकती है इनकी, बताओ। तू तो यहाँ है, फिर वो वहां किसको ढूंढ रहे हैं? चलो लिखो, शस्य उपाय में स्ट्रिप क्रॉपिंग या पट्टीदार खेती। देखो, इस प्रकार की पद्धति में या खेती में इस प्रकार की पद्धति या खेती में मृदा क्षरण को बढ़ावा देने वाली व मृदा क्षरण को रोकने वाली फसलों को एक साथ अलग अलग पट्टियों में उगाया जाता है। ये याद रखना है ना। एक पट्टी जैसे मक्का की है तो दूसरी सोयाबीन की। ठीक है, लिख लिया। अब लिखो, मृदा क्षरण को बढ़ावा देने वाली फसलें। बढ़ावा देने वाली कौन सी? जैसे कि मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, गन्ना, अरहर भी आएगी नहीं आएगी? कम करने वाली में कौन सी लिखूं, बोलो? सोयाबीन, चवला, मैंने ऐसे लिख दिया शॉर्ट में, अन्य दलहनी। ठीक है। अब ये जो पट्टियां जो होंगी उनका अनुपात किस प्रकार होगा, मैं आप यहाँ लिखता हूँ ना। देखो किस प्रकार होगा, बोर्ड पे देखना बच्चों। यदि ढलान 1% से कम है तो मृदा क्षरण प्रतिरोध करने वाली कितनी? 9 मीटर। अनुमति देने वाली कितनी? 45 मीटर, है ना। दूसरा, 1 से 2% है तो कितना? 6 और 24। इधर 2 से 3 तो 4.5 और 13.5। ठीक है। अब अनुपात बोलूं तो कितना आ जाएगा? 1:5, 1:4, 1:3। ठीक है। इसको यहाँ फसल लिखना, प्रतिरोध फसल, ताकि पता चले कि फसल की बात हो रही है।
राम सिंह पूछ रहा है सर कोर्स कब तक हो जाएगा? जब खत्म हो जाएगा। अब तो आपके कौन सा टॉपिक बचा है? बायो फर्टिलाइजर, सीड, जलवायु खंड एक दिन के फसल चक्र तो इसी में पढ़ा देंगे। सिंचाई तो हो गया ना है? सिंचाई के स्रोत, नहर, नलकूप, तालाब, टांका खड़ी नहीं हो गए स्रोत। भारत में प्रमुख स्रोत क्या है? नहर है। तालाबों से सिंचाई की जाती तमिलनाडु में। ये पुराना डेटा पढ़े जा रहे हैं इतने सालों से। हम ही पढ़ते थे तालाबों से तमिलनाडु। भारत में बात करेंगे तो आपके तमिलनाडु, राजस्थान में बात करते हैं तो भीलवाड़ा। और हम पढ़ रहे हैं जब से, ये चेंज नहीं हुआ क्या? क्यों नहीं चेंज होता? सारी चीजें चेंज होती है। तो लिखा हुआ है, किसी पढ़ा रहे हैं तो चल ही रहा है वो की वो। क्योंकि हमें इसलिए याद है, तालाबों से हम पढ़ते थे, त से तालाब, त से तमिलनाडु। किसको? जो लिखा है वो कर लिया। कर लेना यार। देखो याद तो अब बेटा क्या है कि किसको अपन बोलेंगे इसको नहीं याद करें, ये कुछ कह नहीं सकते। आज जो जितना आपसे, आपकी इतनी कैपेसिटी उतना पढ़ो, कोशिश करो याद करने की। जितनी है उससे ज्यादा करने की कोशिश अपन करते हैं तो पहले जो याद है वही याद नहीं हो पा रहा है ना। तो अपने पास इतना समय है, जैसे बहुत सारे लोग कोर्स की चिंता करते हैं ना, कोर्स हो जाए, कोर्स हो जाए। कोर्स होने के बाद पढ़ाई नहीं होती। इस फ्लो से अभी बैठोगे आप बार बार, कोर्स होने के बाद पढ़ाई नहीं होती, मैं जानता हूँ ना। तो इस फ्लो से आप कम से कम बैठ तो पाते हो। मेरे हिसाब से तो 2-2 पेज आप रोज के ऑफलाइन पढ़ के जाते हो, वो 2 ही अगर आप अच्छे से रट रहे हैं ना रोज के रोज, बहुत है। उन 2 से सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि वो 2 अगर रट लिए तो अपन को क्या करना है कि जिस दिन अपन पढ़ने बैठे हैं तो पुराने वाले 4 पेज पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट इस चीज का फायदा होता है कि आपने क्लास में ध्यान दिया है क्या। क्लास में अगर आपने ध्यान दिया है तो जो 1 घंटे का मैटर है आपको 15 मिनट में रूम पे याद हो जाएगा। क्लास में अगर पंचायत चली है तो उसमें 1 घंटा लगेगा वहां। और मैं कह रहा हूं कि आप अच्छे से अगर 2 पेज ही आपने आज रट लिए तो उन 2 पेज को कल याद करने में आपको 10 मिनट लगेंगे। बस पढ़ना है, एक बार क्या करना है ना। जितना रिवाइज करोगे उतना बेटर है, पहले ही कह देता हूँ। रिवीजन मस्ट है। ऐसा भी हो जाएगा अगर आपको कॉपी एक पॉइंट टू पॉइंट याद हो गई ना कि उस कोने के उस कॉपी पेज पर क्या लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सिलेक्शन की गारंटी है, श्योरिटी। बस पेपर में ढंग से अपन को बैठना है। किस तरीके से बैठने को, मतलब सिटिंग वीटिंग तो सही है ना। गुड़मुड़ू उखड़ू जैसे बैठो वैसे। क्योंकि पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। याद करने वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैं देखता हूँ ना, कितना मैटर याद रहता है, खूब मैटर याद रहता है, रह जाते हैं बेचारे। तो 2 घंटे का गेम है, चला तो ठीक है। और वहां उस 2 घंटे में अपन सब एक जैसे हो जाते हैं, सब एक जैसे। जिसका चल गया चल जाता है, लक है, यही चीज है। दूसरा लिखो जैसे फसल चक्र, दिखा दूंगा। ऐसे तो मुझे 2-3 चीजें भी याद है। अभी आपके एक जलवायु, जो वेदर का क्लाइमेट जो पढ़ा था ना, क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन भी 2-3 जो है मैं लिखाऊंगा आपको। कुछ कुछ चीजें एक एक टॉपिक में याद है मुझे। स्रोत वाला भी है तो स्रोत तो लिख लेंगे क्या। आपके नोट्स में भी होगा स्रोत, तो शायद किताब दे रखी होगी। तो गांव कब जाएंगे? यूं गांव दिवाली पे जाएंगे। दिवाली कब है? अभी तो राखी है ऐसा। पेपर है यार 5 सितंबर को, किसकी राखी होगी? राखी राखी आ जाएगी, भेज देगी बहन, टहल लेंगे। फसल चक्र, हाँ वो मायू को भेजी थी ना, ऐसे आ जाएगी राखी। सुना दे, तू तो घर ही रहता है, तू यहाँ तो राखी बनाने तू यहाँ आता है। दवाई लगा के आया हूँ बस। चलो, फसल चक्र। फसल चक्र में हमें कौन सी फसलों को ऐड करना चाहिए? दलहनी फसलों को। सिंपल सा लिखते, शॉर्ट शॉर्ट लिखते चलो फटाफट फटाफट। फसल चक्र में क्षरण को कम करने के लिए, नहीं बेटा वही चल रहा है। पहला तो हो गया पट्टीदार खेती, अब दूसरा आ गया आपका फसल चक्र अपनाना। अब फसल चक्र में आने कौन सी फसलों को जोड़ना चाहिए?
दलहनी फसलों को, है ना। फसल चक्र में दलहनी फसलों को जोड़ना चाहिए। अंतराशस्य फसलें उगानी चाहिए। अंतराशस्य फसलें यानी कि जो स्थान जब बीच में खाली रहता है तो फसलों के मध्य में, तो उस स्थान पर वहां खरपतवार भी उगने के चांसेस रहते हैं, और उस स्थान वो खाली रह जाता है तो वहां पानी की तेज बूंदें सीधी मृदा के संपर्क में आती हैं तो क्षरण होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो स्थान खाली रखने की बजाय अपन क्या कर सकते हैं, वहां अंतराशस्य के रूप में कोई फसल उगा सकते हैं। अब ये अंतराशस्य वाली फसल है, इससे अपन ज्यादा उपज की उम्मीद नहीं रखते, कम मिले, लेकिन इससे यह है कि थोड़ा बहुत तो अपन को मिल ही जाएगी और क्षरण भी कम होगा और खरपतवार भी कम होते हैं। फिर अब बात आती है भू परीक्षण करना चाहिए। भू परीक्षण यानी कि किस समय करना चाहिए, कब करना चाहिए। अगर आपकी सॉइल की जो लेयर हार्ड हो जाती है तो उस जगह पे अगर पानी जो आता है तो वो ऊपर इकट्ठा हो जाता है, बाहर जाता है तो वही अपने साथ किसको लेके जाएगा, पोषक तत्व को लेके जाएगा, ऊपरी परत को लेके जाएगा। लेकिन अगर आपकी भू परीक्षण हुआ होगा अच्छे तरीके से, मिट्टी में एरिएशन वायु संचार अच्छा है, तो जल जो आएगा कहां जाएगा, नीचे जाएगा, तो वो जिससे क्षरण क्या होता है, कम होता है। और मृदा के अंदर आपके गर्मियों में गहरी जुताई करने से नमी का संरक्षण होता है। ठीक है, गर्मियों में गहरी जुताई के बहुत फायदे हैं, नमी का संरक्षण होना, खरपतवारों की संख्या में कमी होना, और तीसरा आपका कीट प्रतिरोधक। ठीक है, फिर बात आती है लास्ट पॉइंट को, कंटूर खेती। कंटूर खेती क्या है, कंटूर बना के अपन क्या करते हैं, खेती करते हैं। कंटूर है क्या, कंटूर यानी कि दो, मान लीजिए इस जगह पे ऊंचाई और इस जगह पे जो ऊंचाई है वो एक जैसी है। अपन को पता कैसे चलेगी, अगर अपन ने लाइन डाली, लाइन बिल्कुल सीधी आई है इस पर, यानी कि दो समान बिंदु कौन से वाले, ऊंचाई वाले, उनको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, कंटूर। यदि उस पर अगर अपन फसल लगाएं, कंटूर बना के अगर उस पर क्या लगाएं, फसल लगाएं, तो उसको क्या बोल देते हैं, कंटूर खेती। क्या बोल देते हैं। अगर उसमें मैं फसल नहीं लगाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ बंड बनाऊंगा, तो उसको बोल देते हैं कंटूर बंडिंग। तो क्या वो यहां आएगा या यांत्रिक में आएगा, समझ में आएगा। तो एक पहले कंटूर खेती में कंटूर की परिभाषा लिखो। हो दो समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को, दो समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा को कंटूर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंटूर। यदि दो समान ऊंचाई पे मिलाने वाली दाब को मिलाएगी तो उसको क्या कहेंगे, ताप को मिलाएगी तो, बादलों को मिलाएगी तो क्या, आइसोफेन क्या है, तो मैं लिखा है क्या आइसोफेन आपको। नेफ तो निफोलॉजी बादल हो गया, फैन क्या, जो भी वायुमंडलीय घटनाएं हैं कोई भी हो सकती है उसके अंदर। आइसो हील क्या है, हील, आइसो हील नहीं लिखा है क्या आपको, HEL, आइसो हील। सनशाइन, किसको मेजर करने वाली, सनशाइन। आइसो हाइट क्या है, ऊंचाई नहीं है, वर्षा है। आइसोट्रेक क्या है, किसकी गति। मैंने बोला ना पहले पुराना मैटर ही पढ़ लो, वही काफी है, नया तो अपन कब पढ़े। जब मैं बोला यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आप जवाब ही नहीं दे रहे हो, कोई भी सन्नाट हो गए पड़े हो बिल्कुल ही है। आइसोक्यूल क्या है, वर्षा की। अब तेरा एक सही लगा है, चलो
कंटूर खेती, पहले तो अपन ने बात की कंटूर की, कंटूर क्या होता है ना। अब कंटूर खेती में अपन क्या लिखेंगे, लिखो ढलान के विपरीत फसल उगाना, कंटूर पर लिखना, कंटूर पर, कंटूर खेती में ही चल रहे अपन है ना, कंटूर पर ढलान के विपरीत फसल उगाना, कंटूर पर ढलान के विपरीत फसल उगाना कंटूर खेती कहलाता है। कुछ फोटो मिले तो देख लेते हैं। देखो अलग अलग संरचनाएं हैं, पहले एक बार सबकी बात कर लेते हैं फिर बात करेंगे। ब्रॉड बेड फरो, इसको क्या कहते हैं, ब्रॉड बेड फरो। अपन क्या करते हैं, इसमें बेड की जो चौड़ाई है वो अधिक रखते हैं और बीच बीच में एक एक क्या बना देते हैं, फरो बना देते हैं। अब ये जो आपकी बेड होती है उसका ढलान को जिस प्रकार रहता है, किस प्रकार, ये इस तरीके से, अगर बारिश का पानी आएगा तो वो कहां चला जाएगा, नीचे, तो अपने आप फरो में चला जाएगा। ये जनरली जो आपके सूटेबल होता है काली मृदाओं के लिए, किन मृदाओं के लिए, ये हो गया आपका ब्रॉड बेड फरो मेथड। एक कंटूर खेती जो बताई थी, अगर उसमें फसल नहीं लगाएंगे अपन तो क्या बोलते हैं, कंटूर बंडिंग, क्या बोल देंगे। ये भी आपका एक एग्जांपल हो गया है ना। ये देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं कंटूर बंड, इस तरफ, इस पर फसल थोड़ी लगी हुई है, ये कंटूर बंड है। क्या है ये, कंटूर बंड है ना। इन सब की ढलान जो है वो अलग अलग। ऐसे ही आपको देखने को मिलेगी ग्रेडेड बंडिंग। कौन सी बंडिंग, ग्रेडेड। ये ढलान है, पूरे पेड़ पे ढलान है, पूरे पहाड़ पे, बीच में क्या बना दिया, एक खाई बना दी। अब पानी आएगा तो इसमें रुक जाएगा, समझ आया, ठीक है। ये ग्रेडेड बंडिंग है। ऐसे ही आती कंटूर ट्रेंच, जैसे कंटूर आपको बंडिंग बताई थी ना, उसी में होता है कंटूर ट्रेंच। इसमें भी अपन क्या करते हैं, ढलान पे इस तरीके से बीच में गड्ढे खोद देते हैं, अगर पानी ऊपर से बहता हुआ आता है तो उन गड्ढों में रुक जाता है। इसका यूटिलाइजेशन आजकल अपन कैसे करते हैं, सबसे ज्यादा आजकल यही फॉलो हो रहा है कि जैसे गड्ढे बनाए जाते हैं, अब गड्ढों में पानी आके रुक जाता है, तो अपन क्या करते हैं जनरली कि जो जिस क्षेत्र में जिस तरीके जहां अपन इनको फॉलो कर रहे हैं वहां उस प्रकार के, वहां कौन से पेड़ जो है वो ज्यादा उगते हैं, उन पेड़ों को इसमें लाके क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। तो दोनों बेनिफिट मिल जाता है इसका, कि पानी आके इकट्ठा हो जाएगा तो पेड़ को भी पानी मिल जाएगा और आपके चरण भी कम होगा। ये सबसे ज्यादा फॉलो हो रहा है अभी, सबसे ज्यादा कंटूर ट्रेंच कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, कंटूर ट्रेंच। सज्जनगढ़ पे सिंचाई करने जाएगा, कुएं पड़े हुए हैं दुनिया भर के, यहीं से ले ले। देखो ये अपने है नहीं, लेकिन आपको ऐसे बता रहा हूं, ये इसको बोलते हैं कंटूर स्टोन वॉल। क्या बोलते हैं, स्टोन। एक कंटूर बनाया है, लेकिन एक तरीके से जो आपकी दीवार जैसी बनाई है वो पत्थर की बनाई है। किसकी बनाई है, आपने अगर देखा होगा जैसे ओवर ब्रिज वगैरह कभी देखते हो तो ब्रिज के पास में जो ढलान होती है ब्रिज की, वहां भी पत्थर बिछा दिए जाते हैं ताकि मिट्टी नीचे नहीं खिसके। वो भी किसके अंदर आता है, यांत्रिक उपाय के अंदर आता है, ठीक है। तो ये उस तरीके का, ये इसको कंटूर स्टोन वॉल कहते हैं। ये है कंपार्टमेंटल बंडिंग। कंपार्टमेंटल बंडिंग के अंदर अपन क्या करते हैं कि आपके अलग अलग कंपार्टमेंट बना देते हैं। एक ये फील्ड हो गया अलग, एक दूसरा फील्ड हो गया अलग, एक तीसरा फील्ड हो गया अलग। अगर मान लीजिए जो पानी जो आता है ताकि एक फील्ड का दूसरे में जाए, इस तरीके से कंपार्टमेंटिंग कोशिश पूरी की जाती है, लेकिन इनमें होता है। ये आपकी टाइड ड्रिजिंग, क्या बोलते हैं इसको। इसमें क्या करते हैं अपन, गड्ढे खोदते हुए जाते हैं, बीच बीच में फसलें लगी रहती है, पानी इकट्ठा हो जाता है अपने आप ही। जिन क्षेत्रों में की जाती है जहां ढलान ज्यादा है, जहां वर्षा भी ज्यादा है, इनको दिमाग में रखना। अभी मैं लिखाऊंगा किसमें वर्षा कितनी है, कम से कम 750 mm से वर्षा ज्यादा है उन क्षेत्रों में ही इसको फॉलो किया जाता है। आपके जैसे कि एक और मेथड अपने थार डेजर्ट में सबसे ज्यादा चलता है
कि बीच बीच में अपन क्या करते हैं, गर्मियों में बारिश से पहले गड्ढे खोद खोद के आ जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि उस जगह पे पानी भर जाता है और वहां हरापन बढ़ता है, घास वगैरह उगती है। तो वो ये वही स्ट्रक्चर एक तरीके से, पर ये कहाँ की जाती है, जहां ढलान हो। ठीक है। एक ये देखने को मिलता है, इसको कहते हैं बेसिन लिस्टर। क्या कहते हैं, बेसिन लिस्टर। बेसिन लिस्टर में क्या करते हैं अपन, बेसिन लिस्टर आपका अपने आप में एक इंप्लीमेंट्री ढलान वाले क्षेत्रों में अपनाया जाता है, जहां पानी ऊपर से आता है तो इन गड्ढों में धीरे धीरे रुक रुक कर आगे बढ़ता है। तो वो उसने बेसिन लिस्टर का काम क्या होता है कि जो ढलान से पानी जब आता है तो वो रुक रुक कर आगे बढ़े, इस चीज को क्या कहते हैं, बेसिन लिस्टर। और बेसिन लिस्टर की मदद से ही बनाया जाता है, जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है नहीं। ठीक है। अब बात आती है कि आप सर अपन में फसल लगा सकते हैं क्या, तो बेसिन लिस्टर में बिल्कुल अपन बेसिन लिस्टर तरीके से फसल भी लगा सकते हैं ना। दो तरीके के गड्ढे बनते हैं बेसिन लिस्टर से, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी कौन से। एक और फोटो दिखाऊंगा बेसिन लिस्टर का। ये माइक्रो कैचमेंट आ गया। ये फार्म पॉन्ड्स स्ट्रक्चर सब जानते ही हो। ठीक है। अपने तो गिनी चुनी लिखेंगे अपन, तो मैं तो आपको ऐसे ही पीपीटी अपने आप ओपन करी ताकि इससे बता सके। इसको कहते हैं ब्रश डैम। ब्रश डैम यानी कि पानी भरे तो किसान जो है खुद कृत्रिम रूप से क्या कर सकता है, डैम बना सकता है। ये सारी चीजें किसके अंदर आती है बताया आपको, वाटरशेड स्कीम के अंदर। वाटरशेड बताऊंगा मैं आपको, जल को एक बिंदु पर एकत्रित करना, ये सारी उस स्कीम के अंदर आती है। अलग अलग गांव में जो स्कीम चलती है ना, ये सभी प्रकार की आपको संरचनाएं बताई। ये थी आपकी जल चरण को। ये जैसे लॉन्ग चेक डैम, लकड़ियां लगा दी बीच बीच में ताकि मिट्टी आगे नहीं जाए। इतना नहीं लिखना अपन को, तो गिनी चुनी चीजें लिखनी है, गिना चुना ढलान लिखना है। लिखो कंटूर बंडिंग, यांत्रिक के अंदर उपाय लिखो कंटूर बंडिंग। देखो कंटूर बंडिंग। कंटूर खेती बेटा 2 से 7% ढलान पे करते हैं, मोहित सुमन लिखा रखा है मैंने ना। कंटूर बंटिंग लिखो, बोलू। देखो ढलान के विपरीत, ढलान के विपरीत बंड बनाए, जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही थी उनको बंड ही बोलते हैं अभी। ठीक है। बंड बनाए जाते हैं जहां औसतन वार्षिक वर्षा, जहां औसतन वार्षिक वर्षा 600 mm से कम होती है, जहां औसतन वार्षिक वर्षा 600 mm से कम होती है, वह ढलान, वह ढलान 6% तक होता है। वह ढलान 6% तक होता है। तो 600 mm से कम है, इसका मतलब ये कैसा क्षेत्र हो गया, लिखो एरो लगा के। यह क्रियाविधि शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अपनाई जाती है। यह क्रियाविधि शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अपनाई जाती है। और लिखो ब्रॉड बेड फरो। ब्रॉड बेड फरो। लिखो यह विधि फरो, फरो इंग्लिश लिखूं, यह विधि
काली मृदाओं हेतु उपयुक्त होती है। बेंच टेरेसिंग। ये भी देखो बिल्कुल उसी के जैसे, ये कंटूर के जैसे, लेकिन यह कहां अपनाई जाती है? जहां ढलान अत्यधिक हो। तो लिखो, यह विधि यह विधि बेंच टेरेसिंग, लिखा नहीं बेटा? ये बेंच टेरेसिंग, यह विधि उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है, यह विधि उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहां ढलान 16 से 33% के मध्य होता है। जहां ढलान 16 से 33% के मध्य होता है। क्या बेटा? फसल कोई नहीं करनी। अबे फसल क्यों करनी? यांत्रिक के अंदर क्या बताया था? फसल थोड़ी उगानी है। दिमाग कहां है तेरा? है? फसल ही उगाता रहेगा क्या? देखो, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है इसको कहते हैं क्रिब स्ट्रक्चर। क्रिब स्ट्रक्चर में क्या करते हैं? यहाँ तो आपके पास लोहे के पाइप हो, बेसिकली यूज में लिए जाते हैं 99% बांस। क्या उपयोग में जाते हैं? बांस। जैसे जहां ढलान ज्यादा हो तो वहां ऐसे बांस लगा देते हैं। ये सारी चीजें आपको देखनी हो तो एक बार कभी ट्रिप तो करना पड़ेगा उत्तराखंड हिमाचल का। करोगे क्या? एक बार पैसे आ जाए फिर कर लेते हैं, है ना? 15-16 हजार तो चले जाते हैं डायरेक्ट ही। कुछ नहीं खर्चा करो तो ही चले जाता है। तो ये क्रिब स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं? क्रिब स्ट्रक्चर। ये वहां अपनाई जाती है जहां मृदा में ढलान कितने परसेंट से ज्यादा हो? 40%। लिखो, हेडिंग डालो क्रिब संरचना। यह संरचना उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहां ढलान 40% से अधिक होता है। जहां ढलान 40% से क्या होता है? अधिक होता है। ओके, एक तो लाइन और बच रहा होगा, इसको कल अपन चालू कर देंगे। जहां ढलान 40% से ज्यादा है, क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग पैटर्न, मोनोक्रॉपिंग, ये सब है। अब इसमें सॉइल इरोजन तो लिख दिया, ड्राई फार्मिंग चलने दो ना भाई।